दोस्तों नमस्कार सभी का हमारे YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप सभी को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को आपको स्किप वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है 2 गुना में जो RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में, तो उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। संस्कृत वालों को बुला लिया गया है, बाकी जैसे गणित साइंस वालों को भी बुला लिया जाएगा और धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा। तो उसको किस तरीके का आवेदन फॉर्म भरना है, क्या कुछ भरना है, तो देखिए संस्कृत वालों के लिए एक काउंसलिंग लेटर आएगा जो इस तरीके का होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर यहाँ पर डेट है, यह हमारे जो 2018 सेकंड ग्रेड का काउंसलिंग लेटर है, उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ फादर्स नेम होगा, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपके पते जो भी आपका जो कैंडिडेट का पता है वो होगा, और यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट भी साथ में लिखी होगी, यानी कितना बजे रिपोर्टिंग है, किस तारीख को है, और काउंटर संख्या भी साथ में होगी। तो ये आपको लेटर साथ में लेकर जाना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें और कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस यह इतना ही है। बाकी आगे क्या प्रक्रिया होगी, इस लेटर में एक पेज ये होगा, दूसरा पेज पे क्या होगा, आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको आपको भरना होगा। ऊपर यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, TSP या फिर नॉन TSP, और यहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो आपको आवेदन श्रेणी में भरा है वो भरना होगा। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे भरना है, ये महत्वपूर्ण है। क्रम वाइज लिखना होगा, यहाँ पर सेकेंडरी की मार्कशीट के बारे में लिखना है, और यहाँ पर आपकी यानी किस वर्ष में आपने पास की है वो लिखना है। संलग्न संख्या साथ में लिखनी है, यानी संलग्न संख्या किस हिसाब से लिखनी है, 1 2 3 4 ऐसे लिखनी है। ऐसे नहीं कि 1 लगा रहे तो 1, 2 लगा रहे तो 2, इस तरीके से नहीं। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, प्रश्न संख्या लिखनी है आपको इस हिसाब से। फिर सर्टिफिकेट इसका यानी सेकेंडरी का, फिर सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने हैं जो भी आपके हैं। यहाँ पर सन लिखना है, यहाँ पर हाँ करना है क्योंकि आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो क्रॉस करना है। और यहाँ पर संख्या लिखनी है 3 नंबर पे, क्योंकि 1 पे आपका 10वीं मार्कशीट, 2 पे 10वीं का सर्टिफिकेट, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट अब साथ में आना शुरू हो गया, तो उनके लिए फिर ये क्रम जो है ये साथ में ही आ जाएगा, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट वगैरह क्रम एक साथ ही है, तो उनका 1 पे आ जाएगा। फिर मार्कशीट के बाद मार्कशीट का सर्टिफिकेट जो साथ में ही है, इसलिए यहाँ पर क्रम लिखा नहीं गया। देखिए फिर आपकी ग्रेजुएशन, आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों लगानी है। फिर ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में लगानी है आपको। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसकी डिग्री, फिर BEd। तो ये क्रम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और इसी क्रम में जमा कर आपको लेकर जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। और जाता ही आपका जैसे ही काउंटर है, जैसे काउंटर नंबर 100 है या 25 है, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपका जाते ही नंबर आ जाएगा। और वो जिस क्रम में, अगर इस क्रम में लगाई हुई है तो वो आराम से देखने के बाद अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कभी नहीं है तो अपने आप हाँ कर देंगे और आप 10 मिनट में फ्री हो जाओगे। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑथर में आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे RSCIT है तो भी लगा सकते हैं, या कोई और कोर्स किया हुआ तो लगा सकते हैं, और नहीं है तो कोई ज़रूरी है नहीं। बाकी देखिए यहाँ पर विस्तृत आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टि भर दी गई है, तो हाँ करना है कि हाँ मैंने कार्य पूर्ण कर दिया गया है। क्या आवेदन माननीय न्यायालय के आदेशों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, अगर आप कोर्ट का सहारा लेकर उपस्थित हुए हैं परीक्षा में तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। विवाह संबंधी शपथ पत्र अगर विवाहित है तो हाँ करना है, और यहाँ पर कितने क्रम पे ले गया वो करना है। राज्य सरकार में सेवा में अगर कार्यरत है पहले से ही, जैसे 3rd ग्रेड है या कोई अन्य राजकीय सेवा में है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, अगर आपकी शादी हुई है और संतान है तो हाँ करना है, यहाँ पर क्रम लगवाना है। और क्या विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर प्रश्न संख्या का अंकन कर विस्तृत आवेदन पत्र संलग्न सूची प्रश्न संख्या अंकित की गई है, यानी ये इसके बारे में पूछ रहा है तो हाँ करना है, हाँ मैंने के सही कर दिया है। फिर नीचे आपको अपना हस्ताक्षर करना है और डेट उसी दिन की ही लिखनी है। फिर देखिए ये जो आवेदन पत्र है वो ये भी उसके साथ में ही आपके आएगा,
और उसमें इसमें क्या है कि सब कुछ अपने आप वहाँ से प्रिंट होकर ही आएगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी BA BEd वाला जो मामला साथ में ही लिखा हुआ आएगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसको खाली ही रखना है। ये क्या करेंगे, ये वही भरेंगे जो आपकी जांच करेंगे। जांच करने में एक वरिष्ठ अध्यापक होगा, एक व्याख्याता होगा, एक प्रधानाचार्य होगा और एक अधिकारी उनके ऊपर होगा, वो कार्य करेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है और ये ऐसे ही रखना है। तो यह जो काउंसलिंग लेटर है 3 पेज का होगा, इसको आपको वहाँ पर ले जाना है। फिर देखिए, ये 16 अक्टूबर 2017 के बाद से नया नहीं आ रहा है, तो आपको यह डाउनलोड करना है। यह वैसा अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनका बाद में है, और जिनका जैसे संस्कृत वालों को बुलाया गया तो वे डाउनलोड कर चुके ही होंगे। तो किस तरीके से भरना है, यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। तो देखिए, ये 50 रुपये पोस्टल ऑर्डर वाली समस्या क्या है कि विद्यार्थी काफ़ी सारे पूछ रहे मिलेगा कहाँ। तो देखिए, आपको डाक से मिल जाएगा और डाक जाइए वहाँ पर और आपको बोलना है कि इस तरीके का पोस्टल ऑर्डर है और हमें लगाना है, और तो वहाँ पर आपको दे देंगे पोस्टल ऑर्डर। आराम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से भर देना है और डाक से मिल जाएगा। आपके मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर डाक है, वहाँ पर आप आराम से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर रोल नंबर भरना है आपको। देखिए, यहाँ पर रोल नंबर भरना है। फिर आवेदन संख्या यहाँ पर भरनी है। मेरिट क्रमांक, अंतिम सूची में आपका क्रमांक क्या है, यह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अंतिम सूची है नहीं तो प्रोविजनल का क्रमांक संख्या आपको लिखना है। पोस्टल ऑर्डर के यहाँ पर नंबर लिखने हैं जो आपने पोस्टल ऑर्डर लिया है। यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या भी लिखनी है। जो विज्ञापन आया है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर जो विज्ञापन संख्या लिखी हुई है वो लिख देना है। फिर वहाँ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट व सब्जेक्ट कोड लिखना है साथ में। यहाँ पर पद का नाम लिखना है, यहाँ पर विभाग लिखना है। तो विभाग में आप शिक्षा विभाग लिख देना, और सब्जेक्ट पद नाम वरिष्ठ अध्यापक, और पद जैसे सामाजिक है तो सामाजिक, उसका कोड, और फिर विज्ञापन संख्या, जो विज्ञप्ति है उसको डाउनलोड करके लिखना है। फिर आपको आरक्षण वर्ग यानी किस कैटेगरी से, सामान्य से है तो सामान्य, OBC से है तो OBC, जिस भी कैटेगरी से है वो आपको यहाँ पर भरनी है। बाकी में ऐसे गुणा क्रॉस कर देना है। मूल निवासी के बारे में जहाँ से आपके हैं वो पता भरना है। राज्य, जिला, तहसील और अन्य कोई टिप्पणी जैसे गाँव वगैरह के बारे में लिखना है तो लिख देना है। तो ये फॉर्म ये भरना है। फिर बात करें अपन अतिरिक्त श्रेणी की बात करें, जैसे कोई महिला है, निःशक्त है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, NCC कैंडिडेट है, तो उनके लिए ये है, तो उनको यहाँ पर भरना है। नहीं है तो फिर छोड़ देना है। सेवारत कर्मचारी है कोई तो यहाँ पर उनको अपने आवेदन पूरी करनी है। फिर आगे देखिए, आवेदन पूरा नाम जैसे हिंदी में लिखना है, मैंने मेरा भरा था तो यहाँ पर नाम लिख दिया। अंग्रेजी में भी लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है। फिर आपका धर्म लिखना है, नागरिकता यानी भारतीय, धर्म लिखना है हिंदू, और निर्धारित विज्ञप्ति तिथि की आयु क्या है, जो तिथि के अनुसार विज्ञप्ति में जब फॉर्म भरा था उस समय आपकी डेट क्या थी वो यहाँ पर लिखनी है। और वैवाहिक स्थिति की बात करें तो आप विवाहित है या नहीं वो लिखना है, बाकी में क्रॉस कर देना है। और विवाह के यानी पत्नी का नाम लिखना है, कब शादी हुई वो लिखना है, और स्थल लिखना है, पंजीयन संख्या भी लिखनी पड़ेगी, पंजीयन स्थान लिखना पड़ेगा, पंजीयन अधिकारी ग्राम से ये लिखना पड़ेगा। ये जानकारी आपको करनी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर जैसे अगर आपकी कोई संतान है तो उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, जैसे ये पूछेंगे, 2 तरह की स्थिति पूछी जाएगी आपको। एक तो जीवित पुत्र और पुत्री विवाहित होने की स्थिति में, नई विवाहित है उनको कोई भी ऐसा लफड़ा नहीं है, आराम से जाना है। देखिए, जैसे मेरे एक पुत्री थी तो उसका नाम लिखा है यहाँ पर और उनकी प्रविष्टि भर दी है। अगर 2 है तो आपको 2 लिखना है, जुड़वा है तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कुल संतान यहाँ पर ब्यौरा 1 से 2000 से पहले लगभग किसी की है नहीं, 2000 क्योंकि बाकी वाले इसमें प्रविष्ट हो रहे हैं, और 2002 के बाद कितनी है तो यहाँ पर लिखनी है। फिर पत्राचार का पता यहाँ पर पूरा लिखना है, पत्र व्यवहार का पता, तो जो भी आपका स्थायी निवास पता है वो यहाँ पर लिखना है। फिर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको भरनी है। शैक्षणिक योग्यता मैंने ऊपर जो समझाया उसी अनुसार ही आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मैट्रिक और हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी यहाँ पर आपको प्राप्तांक कुल परसेंट कितने हैं, ग्रेड लिखना है, वर्ष लिखना है, विषय कौन से थे, कोर्स की अवधि कितनी थी, और बोर्ड या विश्वविद्यालय कौन सा था, और यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपको पढ़ना है। फिर हायर सेकेंडरी वाला यहाँ पर पढ़ना है, स्नातक यानी BA की, फिर MA की अगर आपके पास है तो BEd,
नेट सेट जो भी डिग्री है यहाँ पर जो भी ब्यूरो मांगा गया है वो आपको जानकारी भरनी है। इंटर्नशिप अगर आप जैसे चालू वर्ष में कर रहे हैं तो इंटर्नशिप का ब्यौरा यहाँ पर भरना होगा। रजिस्ट्रेशन ब्यूरो मेडिकल काउंसिल राजस्थान नर्सिंग का ऐसा कुछ पूछ रहा है तो ये कुछ भरना नहीं है, छोड़ देना है क्योंकि इसमें अपन है नहीं। बाकी यहाँ देखिए पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र कोई मांगा नहीं गया तो यह भी छोड़ देना है, क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए अतिरिक्त विस्तृत सूचना 13 की सूचना भिन्न भी कार्य अगर आप कार्यरत हैं तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। और यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिक आयु में छूट चाहते हैं तो अगर आपको छूट लेनी है तो यस करना है और नहीं तो नो करना है। यदि आप अन्य कोई विशेष योग्यता अनुभव पुरस्कार पदक वगैरह ऐसा कुछ है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यदि आपने ऐसा कोई शोध कार्य किया है और पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित की है और इस पद में चयन को सहायक हो तो उससे पूर्ण विवरण दें, तो ऐसा कुछ है नहीं वरिष्ठ अध्यापक में, तो यहाँ पर नो करना है। यदि आपको कभी आयोग के द्वारा यानी दंडित किया गया है, परीक्षा से बाहर किया गया है तो यहाँ पर लिखना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ पर आवेदन द्वारा शपथ पत्र में क्या करना है, शपथ पत्र में एक तो यह है कि मैं अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित कर दिया है मैं इस पद परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ये किसके लिए है, जो नौकरी में लगे हुए हैं उनके लिए। नहीं लगे हुए हैं तो दोनों लाइनों को काट देना है, फिर आप उन्हीं स्थान पता और आपने हस्ताक्षर कर देने। फिर संलग्न सूची यही है जिसमें अंक तालिका को आपको भरना है। किस तरीके से, जैसे इस क्रम में आपको लगाना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट फिर उसका सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए 10वीं की मार्कशीट उसका उपाधि पूछी है, फिर 12वीं की मार्कशीट उसकी उपाधि यानी सर्टिफिकेट वो बोल रहा है। फिर बीए की डिग्री और एमए अगर आप की है तो एमए की डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र। और यहाँ पर आप देखिए 11 नंबर पे यहाँ पर 20 में भी आप जैसे एमए को हटाकर आप बीएड वाले भी साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी मांगा गया तो अधिक समय एमए कॉम एमसी मांगा गया, लेकिन आप इसमें से लाइन जैसे अंडरलाइन यहाँ से काट कर यहाँ पर बीएड लिखकर उसके साथ में लगा सकते हैं अगर आप एमए नहीं लगा रहे हैं तो। इस तरीके से आपको करना है। और अन्य प्रमाण पत्र में क्या करना है, जाति है, मूल है, आय प्रमाण पत्र है और विवाह पंजीयन जो है वो प्रमाण पत्र है, बच्चे वाला जो जन्म प्रमाण पत्र वो यहाँ पर करना है। इसमें कार्यालय वाला काम करेंगे और ये भी उनका ही है, अपन को कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक तरह अपना हस्ताक्षर कर देने आवेदन के। आगे देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थी के लिए मान लो तय करने के लिए है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता में सर्वथा अनुरूप है, उससे भिन्न है तो सक्षम है। तो देखिए सही है तो अपन को सर्वथा अनुरूप करना है। 2 नंबर पे आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त योग्य सूचना, जैसे शैक्षणिक योग्यता अपने प्राप्त कर ली है पूरी और यानी अंतिम तिथि तक तो वहाँ करना है। और अगर आप अपने ईयर में थे तो 2 नंबर पे क्लिक करना है। और तीसरा देखिए यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं है तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, तो अपन को इसमें क्रॉस करना है। जिसकी पूर्ण है नहीं है उसको 2 नंबर पे करना है। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। यानी जो जानकारी पूछी गई उस अनुसार ही भरना है। अगर इसमें आपको कोई भी किसी तरीके की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बाकी देखिए श्रेणी में जिस श्रेणी में आपने आवेदन किया उसी श्रेणी में है तो हाँ करना है। और आरक्षित श्रेणी में आ चुका है या उसके बाद सम्मिलित हुआ है तो देखिए आवेदन तिथि से पूर्ण रूप से वो श्रेणी में है। और यदि आरक्षित श्रेणी का है तो राजस्थान का निवासी है तो हाँ करना है, बाहर से है तो नहीं करना है। मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी के साथ साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, जन्म अगर बाहर हुआ है तो बाहर हुआ है तो हाँ करना है और राजस्थान से है तो नहीं करना है। यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है और अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षिक योग्यता के उपरांत किया है या नहीं किया, इससे पूर्व किया तो शैक्षिक योग्यता के उपरांत, क्योंकि अनुभव का इसमें कोई जानकारी है नहीं तो सब में आपको क्रॉस कर देना है। फिर यहाँ पर विज्ञप्ति के अनुसार तिथि आयु सीमा क्या रही है आपकी, न्यूनतम मैंने विज्ञप्ति के अनुसार पूछ रहे तो 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष भरना है। 1 नंबर पर देखिए अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु क्या थी तो वर्ष माह और दिन भरना है। यानी जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन आपकी एज क्या थी वो यहाँ पर लिखनी है। और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न किस श्रेणी से मानता है तो श्रेणी क्रम ऊपर लिखा हुआ है, जैसे SC ST OBC तो उस अनुसार आपको क्रम लिखना होगा 1 2 3 4। फिर यहाँ पर देखिए
अधिकतम आयु सीमा में अगर आप छूट ले रहे हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की है, और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की, सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष, विधवा के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है, निःशक्त जनों के लिए। यानी जिस कैटेगरी से आप हैं और अगर छूट ले रहे हैं तो हाँ करना है, यानी राइट का चिन्ह लगाना है। अगर कोई छूट नहीं ले रहे हैं तो आपको क्रॉस कर देना है। इसमें फिर आपको आवेदन फिर नीचे हस्ताक्षर कर देने हैं, और इसमें कुछ भरना नहीं है, आपको यानी छोड़ देना है। फिर नीचे हस्ताक्षर में हस्ताक्षर कर देना है। जहाँ जहाँ विद्यार्थी के हस्ताक्षर मांगे जा रहे हैं वहाँ पर हस्ताक्षर कर देना। फिर यहाँ पर देखिए ये एक अंग्रेजी वाला आएगा, तो इसमें भी नेम भरना है, फिर रोल नंबर भरना है, मेरिट नंबर भरना है, फिर वही पता और विलेज, जो भी सामान्य जानकारी है यहाँ पर भी सामान्य जानकारी भी है। और नेशनलिज्म में आपको ध्यान ही है, यानी आपके पिता कहाँ से हैं, मदर कहाँ से हैं, हस्बैंड कहाँ से हैं, वाइफ कहाँ से हैं, यानी सब इंडिया से है, तो आपको राइट ही करना है। फिर जैसे पहला ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपकी वाइफ का जन्म कहाँ पर हुआ वो भरना है। यानी डिस्ट्रिक्ट अगर अलग है तो उसका नाम अलग से लिख देना है, गांव अलग है तो गांव अलग लिख देना है, जहाँ से है वहाँ का नाम लिखना है। फिर देखिए यानी आप कितने वर्ष से इस स्थान पर रह रहे हैं वो भरना है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, तो आप जिस स्थान में जितने वर्ष से रह रहे हैं वही लिखना है। फिर पूछ रहा है किस स्थान पर आप रह रहे हैं, तो वही आपका स्थायी पता वगैरह वो लिख देना है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर यहाँ पर वही आपको पता भरना है, जैसे एड्रेस विलेज एजुकेशन के अनुसार पूछ रहा है, यानी 10वीं आपने कब 10वीं में प्रवेश लिया, कब पूरी की, 11वीं 12वीं में कब प्रवेश लिया, कब पूरी की, और फिर बीए में कब प्रवेश लिया, कब पूरी की, बीएड में कब प्रवेश लिया, कब पूरी की, सब जानकारी भरनी है। यानी प्रवेश की तिथि से अंतिम तिथि तक सब भरना है। जैसे 6/8/2017 को मैंने बीएड के लिए फॉर्म भरा और 6/2/2016 में बीएड पूरी की, तो यहाँ पर ये भरना है। बाकी अन्य कोई है तो वो भी भरना होगा। फिर आपको फर्स्ट ग्रेड के हस्ताक्षर करवाने हैं 2 जन के, और नीचे आप खुद के हस्ताक्षर कर देने हैं, और एक राजपत्र अधिकारी से अटेस्टेड करवा देना है। ये तो वो होगी जानकारी आपके फॉर्म की। फिर क्या है कि आपको लगभग 3 आप जैसे शपथ पत्र लगवा दोगे, तो ज़्यादा नहीं 3 आपको शपथ पत्र लगवाने हैं। कौन कौन से लगवाने हैं, एक देखिए शपथ पत्र यह है, यह शपथ पत्र है। मैं जैसे मेरा था तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मूल निवास से संबंधित शपथ पत्र है, और यानी मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा क्षेत्र सही है, इस प्रकार का आपको लिखवा कर एक तो ये लिखाना है, यानी मेरे खिलाफ कोई न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं है, ढींगड़ा मोड़ा एक साथ भी लिखवा सकते हैं, और अलग अलग ले जा रहे हैं तो अलग अलग ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अटेस्टेड वहाँ से हो जाता है। और दूसरा किसका लेना है, विवाहित का, यानी आप विवाहित है या नहीं है, और मैंने दहेज नहीं लिया वगैरह वगैरह। आप अगर आप नोटरी वाले को कहोगे ना वहाँ जाकर, तो वो अपने आप देख आपको इतना बोलना है कि मुझे मैं विवाहित हूँ, शपथ पत्र चाहिए, वो अपने आप करके दे देगा। और तीसरा शपथ पत्र आपको ले जा रहा है, अगर आप विवाहित हैं तो, यानी आपके बच्चों का, नहीं है तो कोई नहीं है तो उनको क्या करना है, अविवाहित लिखवा के ले जा रहा है, एक तो ले जाना ही है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चले जाए। और एक ये जो है इसमें सब कुछ इन्होंने एक साथ लिख दिया है, तो वो आप एक साथ भी ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग। और एक आप क्या करना, इस तरीके का एक खाली शपथ पत्र होता है, वो आप साथ में लेकर चले जाना, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में वगैरह में कोई भी कमी हो आपके, तो क्या है कि वहाँ फिर आपको कोई समस्या नहीं आए, आप अपने आप हाथ से भी शपथ पत्र में लिख सकते हैं कि मेरी ये डॉक्यूमेंट में कमी है, और मैं आने वाले समय में कार्यालय में पहुँचा दूँगा, और मेरा जो जानकारी है मेरे अनुसार सही है, और सही माना जाए, इस तरीके आप लेकर वहाँ पर दे दोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी क्या है, शपथ पत्र लगभग वहाँ मिल जाते, लेकिन कभी कभार समस्या आ भी जाती है, नहीं भी मिलते, तो अगर साथ में होगा तो आप नो टेंशन करोगे। अब ये रही बात कितने सेट बनाने, तो दो सेट आपको बना लेने हैं, ये बात ध्यान रखना। एक तो आपका ओरिजिनल वाला हो ही जाएगा, शपथ पत्र वगैरह सब उसमें, जैसे मार्कशीट वगैरह सब, जो ओरिजिनल वाला सेट एक तरफ रखना है आपको, जिसमें शपथ पत्र के अलावा सभी ओरिजिनल 10वीं 12वीं बीए जिस क्रम में आप फॉर्म में लगा रहे उस क्रम में आपको अलग रख देनी है सभी, एक तो वही ओरिजिनल।
बाकी 2-2 सेट फोटोकॉपी हो गई उन सभी के, और शपथ पत्र वाले की एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी, क्योंकि शपथ पत्र वाले की एक एक फ़ोटोकॉपी ही करवानी। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे ले जाना है, वहाँ एक तो ओरिजिनल देखेंगे, तो ओरिजिनल का आपकी क्रमवाइज होगी तो वो जाते वक्त आराम से देख लेंगे। फिर आपको फ़ोटोकॉपी उसके फॉर्म के पीछे लगवानी है, जिस क्रम में है उस क्रम में वो उनको दे देना है, वो वहाँ ले लेंगे। और एक सेट है वो आपके पास में ही रहेगा, जिससे कि आपको ये जानकारी रहे कि मैंने ये दिया है। तो कुल मिलाकर ये मामला है, 2-2 फोटोकॉपी सबकी करवा लेनी, 2 सेट बना लेना, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और आराम से जाइए, आराम से काउंसलिंग हो जाती है। मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे अपन बात करें कि आसान किसी भी एजेंसी में काउंसलिंग होती है तो RPSC में किसी भी तरह का कोई लफड़ा नहीं, वहाँ जाओ, कोई भी कमी है तो आपके वहाँ पर समाधान कर दिया जाता है। जैसे एक आपके समझ आ सकती है आय प्रमाण पत्र, जो 2.5 लाख से कम आय का जिन्होंने भरा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख से कम है तो आप अपने खुद का आय प्रमाण पत्र बना के ले जाना है, खुद के नाम का ही बनेगा और वो वहाँ पे दे देना है, और कोई लफड़ा नहीं है। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र आप कि नहीं बन पा रहा है या ऐसे कोई तो समस्या आती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आय प्रमाण पत्र वो 4-5 पेज वाला बना कर ले जाना तो पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड हस्ताक्षर करवाना उसको करवाना है नहीं। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो जो फीस उस समय लगनी थी, जैसे 450 रुपये लग रहे थे या 400 रुपये लग रहे थे, आपने दिए 150, तो आपको 150 रुपये और दे देने हैं और आप फ्री, यानी ऐसा कोई ज़्यादा लफड़ा वहाँ पर होगा नहीं। तो यह था कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, बाकी पूरी जानकारी इसको लेकर काफ़ी दिनों से विद्यार्थी मन में कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए। आराम से वीडियो देखिए, आपके साथी तक भी शेयर कीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।